तो अगर मैं आपसे पूछूं हम्म, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मतलब किसी भी इकोनॉमी के सबसे बड़े दो सिरदर्द क्या होते हैं? देखिए, बिना किसी शक के महंगाई और बेरोजगारी। बिल्कुल, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। और आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं दोनों के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए और जटिल रिश्ते को समझने वाले हैं। हाँ, और आज की जो हमारे स्रोत है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक बहस को हमारे सामने रखते हैं। सही कहा। मतलब आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि क्या एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जहां सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बिना महंगाई बढ़ाए सबको रोजगार दिया जा सकता है? हम्म ये एक ऐसा सवाल है जो हर सरकार खुद से पूछती है। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सिंपल कीन्सियन मॉडल के एकदम आदर्श विचारों से लेकर A.W. फिलिप्स के 100 साल के ऐतिहासिक डेटा तक का सफर तय करेंगे। और मैं यहाँ शुरुआत में बता दूं कि अर्थशास्त्र में ना मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। और आज के स्रोत इसी कीमत का, जिसे हम ट्रेड ऑफ कहते हैं, उसका बहुत ही गहराई से ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। तो इस ऐतिहासिक डेटा पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें ये समझना होगा कि अर्थशास्त्री पहले क्या मानते थे। मतलब उनकी सोच का बेस क्या था। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से उस सिंपल कीन्सियन मॉडल की शुरुआत होती है। उस समय की सोच इसी मॉडल पर टिकी थी। तो ये मॉडल असल में कहता क्या था? स्रोत के अनुसार ना, इस मॉडल में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति का जो ग्राफ है, उसका आकार इनवर्स एल शेप माना जाता था। एक सेकेंड, इनवर्स एल शेप मतलब उल्टे एल के आकार का? हाँ, एकदम उल्टे एल जैसा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर तक पहुंचने से पहले ये जो कर्व है वो बिल्कुल क्षैतिज रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा का असल जिंदगी में क्या मतलब है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये रेखा मंदी के दौर को दिखाती है। जब इकॉनमी में मंदी होती है ना, तो फैक्ट्रियों में मशीनें बंद पड़ी होती हैं। लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा होता। मतलब बेरोजगारी होती है। सही कहा। इस स्थिति को स्रोत आइडल कैपेसिटी या अतिरिक्त क्षमता कहता है। मतलब आपके पास उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है। अच्छा, इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है ठीक है, एक रेस्टोरेंट। और वो रेस्टोरेंट आधा खाली है। वहां पहले से ही कुछ खाली टेबल्स पड़ी हैं, मतलब हमारी अतिरिक्त क्षमता। और कुछ वेटर्स भी खाली बैठे हैं। जो हमारे बेरोजगार लोग हैं। बिल्कुल। तो अगर अचानक से उस रेस्टोरेंट में कुछ नए ग्राहक आ जाएं, तो क्या होगा? तो रेस्टोरेंट का मालिक उन खाली बैठे वेटरों को काम पर लगा देगा। हाँ, और उसे कोई नई टेबल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो क्या वो अपने मेन्यू के दाम बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी लागत तो बढ़ी नहीं रही है ना। वो बिना दाम बढ़ाए नए ग्राहकों को खाना खिला सकता है। तो मतलब इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। सिंपल केंसियन मॉडल यही कहता था हम्म। कि मंदी के दौरान जब मांग बढ़ती है तो सिर्फ उत्पादन और रोजगार बढ़ता है, महंगाई नहीं बढ़ती। वाह, मतलब जब तक रेस्टोरेंट पूरी तरह भर नहीं जाता तब तक सब खुश हैं। बिल्कुल। जब तक पूर्ण रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक बेरोजगारी और महंगाई के बीच कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। ये तो किसी सपने जैसा लगता है। पर जब वो रेस्टोरेंट पूरा भर जाएगा तब क्या होगा? मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ बस जाएगा। बस बस वहीं पर वो उल्टा एल अचानक से ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। कर्व एकदम खड़ा हो जाता है। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि अब कोई भी मशीन खाली नहीं है, कोई भी मजदूर खाली नहीं है। अब अगर मांग बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता, सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी। मतलब रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लग गई है तो मालिक मेन्यू के दाम बढ़ा देगा। एकदम सही पकड़ा आपने। केन्जियन मॉडल में पूर्ण रोजगार के बाद नीतियां सिर्फ महंगाई बढ़ाती हैं। तो कागज पर तो ये मॉडल बहुत ही साफ सुथरा लगता है, एक जादुई स्विच की तरह। स्विच ऑन किया तो रोजगार बढ़ा और फुल एम्प्लॉयमेंट आते ही स्विच ऑफ। हाँ, कागज पर ये बहुत अच्छा लगता था। पर क्या असल दुनिया में क्या ऐतिहासिक डेटा इस बिना महंगाई के रोजगार वाली बात को सच साबित करता है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट आया 1958 में। 1958? हम्म, किसने दिया ये ट्विस्ट? एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, A.W. फिलिप्स। उन्होंने इकोनॉमी का नाम के एक जर्नल में अपना एक शोध प्रकाशित किया। और इस शोध में ऐसा क्या खास था? उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का लगभग 100 साल का ऐतिहासिक डेटा उठाया।
1861 से लेके 1957 तक का डेटा। एक मिनट, 100 साल का डेटा, ये तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है। मतलब इस बीच तो दुनिया ने विश्व युद्ध भी देखे, महामंदी भी देखी। बिल्कुल, बहुत उथल-पुथल वाले 100 साल थे वो। और फिलिप्स ने इस डेटा में 2 चीजों का विश्लेषण किया। कौन सी 2 चीजें? पहला था बेरोजगारी की दर और दूसरा था मौद्रिक मजदूरी में बदलाव की दर, यानी रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस। ये मौद्रिक मजदूरी में बदलाव की दर को हम महंगाई से जोड़कर देख सकते हैं क्या? हाँ, एक तरह से हाँ। क्योंकि जब मजदूरों का वेतन तेजी से बढ़ता है तो कंपनियों की लागत बढ़ती है और फिर वो बाजार में चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। तो फिलिप्स को अपने 100 साल के डेटा में क्या मिला? क्या उन्हें कीन्सियन मॉडल के उस उल्टे एल आकार के सबूत मिले? नहीं, और यही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। फिलिप्स को डेटा में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ ढलान वाला वक्र? हाँ, उन्होंने अपने डेटा से दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि बेरोजगारी और महंगाई के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एक उल्टा संबंध। बिल्कुल, जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, एक सीसों की तरह। अरे बाप रे, मतलब वो कीन्सियन सपना टूट गया कि हम बिना महंगाई के बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। तो एकदम टूट गया। फिलिप्स ने दिखाया कि अगर अर्थव्यवस्था में मजदूरों की कमी होगी तो कंपनियां उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा वेतन देंगी। और फिर वो बढ़ा हुआ वेतन महंगाई के रूप में बाजार में आ जाएगा। सही कहा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, न कि कोई जादुई स्विच जो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पर आकर काम करता है। तो इस उल्टे संबंध का आम जनता के लिए और खासकर देश चलाने वाली सरकारों के लिए क्या मतलब था? सरकारों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था। इस रिश्ते ने अर्थशास्त्र में ट्रेड ऑफ की अवधारणा को बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया। ट्रेड ऑफ मतलब अब सरकारों को चुनना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको बेरोजगारी कम करनी है तो आपको उसकी कीमत महंगाई के रूप में चुकानी ही होगी। तो ये तो सरकारों के लिए एक तरह के मेन्यू कार्ड जैसा हो गया ना, पॉलिसी मेन्यू। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। स्रोत में एक चित्र भी दिया गया है, चित्र 13.1। इसमें क्षैतिज धुरी पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बेरोजगारी दर को दिखाया गया है। तो उस मेन्यू कार्ड में क्या-क्या विकल्प थे? विकल्प बहुत ही कड़वे थे। मान लीजिए सरकार चाहती है कि महंगाई बिल्कुल ना बढ़े, जीरो रहे, तो उसकी क्या कीमत देनी होगी? स्रोत के हिसाब से उस स्थिति में बेरोजगारी की दर बढ़कर 8% तक पहुंच सकती है। 8% बेरोजगारी मतलब इतने सारे लोग बिना काम के घर बैठेंगे, ये तो कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। और अगर वो बेरोजगारी कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा डालेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी थी? मतलब फिलिप्स ने तो यूके का डेटा देखा था ना? नहीं, ये सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं था। स्रोत हमें बताता है कि 60 के दशक के दौरान 1961 से 69 तक अमेरिका के डेटा का भी विश्लेषण किया गया। अच्छा, तो अमेरिका में क्या दिखा? अमेरिका के उस दशक के डेटा ने भी इसी तरह के उल्टे संबंध को साबित कर दिया। वहां भी जब जब नीति निर्माताओं ने बेरोजगारी कम करने की कोशिश की, महंगाई ने सिर उठा लिया। तो मतलब अब पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने मान लिया था कि यही अंतिम सत्य है, आपको बस इस कर्व पर अपना एक बैलेंस ढूंढना है। हाँ, एक समय के लिए तो यही माना जाने लगा कि फिलिप्स कर्व अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने का सबसे बड़ा टूल है। पर मुझे यहाँ एक बात सोचकर अजीब लग रही है। क्या बात? इंसान कोई मशीन तो है नहीं। मतलब अगर सरकार बार बार बेरोजगारी कम करने के लिए पैसा डालेगी और महंगाई आएगी, तो लोग इस पैटर्न को समझ नहीं जाएंगे। बहुत ही शानदार सवाल है आपका। और इसी सवाल ने अर्थशास्त्र की इस बहस को एक नया मोड़ दिया। स्रोत में दिए गए अध्याय का शीर्षक याद है आपको? शायद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ और कुछ रैशनल एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ था। बिल्कुल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ, फिलिप्स कर्व एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशंस मतलब लोगों की अपेक्षाएं। हाँ, अर्थशास्त्रियों को आगे चलकर यह एहसास हुआ कि यह बहस यहीं खत्म नहीं होती। जब लोग स्मार्ट हो जाते हैं और सरकार की नीतियों का अनुमान लगाने लगते हैं, तो वो पहले से ही महंगाई की उम्मीद करने लगते हैं। एकदम सही। और जब वो पहले से उम्मीद करते हैं तो वो आज ही ज्यादा वेतन मांगने लगते हैं और कंपनियां आज ही दाम बढ़ा देती हैं। ओहो, तो मतलब बिना रोजगार बढ़े ही महंगाई आ जाती है। यही तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस का सबसे बड़ा तर्क है, जो इस पूरे फिलिप्स कर्व के मेन्यू कार्ड को चुनौती देता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे हम कीन्स के उस आदर्श मॉडल से बाहर निकलें जहां माना जाता था कि कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, जहां मंदी के दौरान आप बिना कीमत चुकाए रोजगार बढ़ा सकते थे। हाँ, और फिर हम पहुंचे A.W. फिलिप्स के उस ऐतिहासिक यथार्थ तक, जहां बेरोजगारी और महंगाई एक सीसॉ की तरह काम करते हैं।
एक ऐसा सीसॉ जहां एक को नीचे लाने के लिए दूसरे को ऊपर भेजना ही पड़ता है। और श्रोताओं के लिए मैं अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर इतिहास ने ये साबित कर दिया कि बेरोजगारी कम करने पर महंगाई बढ़ती ही है, तो क्या होगा जब आम लोग और व्यापारी पूरी तरह से स्मार्ट हो जाएंगे, जब वो इस पैटर्न को समझकर भविष्य की महंगाई का सटीक अनुमान लगाने लगेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या तब भी ये फिलिप्स कर्व काम करेगा, या फिर सरकारों का ये पॉलिसी मेन्यू हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा? ये सवाल अर्थशास्त्र के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। बिल्कुल। तो इस विषय की गहराई से पड़ताल करने वाली हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर खुद भी और पढ़ें और सोचते रहें। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।